Okay, so we are going to start the new chapter immunity. और बेसिकली इम्यूनिटी का चैप्टर जो है एफएससी पार्ट फर्स्ट का, ये लिया गया है फ्रॉम इम्यूनोलॉजी. एंड व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है. अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारे पास घर है, और घर के बाहर हम सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करते हैं ताकि कोई भी बाहर से चोर या डाकू या कोई भी इन्वेडर जो हमारे फैमिली वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, वो ना आ सके घर के अंदर. ठीक है. वो घर के अंदर ना आए, और हमारा घर, हमारी फैमिली, ईच एंड एवरीथिंग प्रोटेक्टेड रहे. ठीक है. इसी तरह जो हमारी बॉडी है, इसको भी नेचुरली प्रोटेक्ट करने के लिए बाय नेचर गॉड ने एक इम्यून मैकेनिज्म बनाया, एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाया, ताकि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, पैथोजन है, फंगल सेल्स है, कोई भी चीज है, हम जितने बीमार होते हैं ना, हम इससे कहीं गुना ज्यादा बीमार होते अगर हमारी इम्यूनिटी ना होती. ठीक है. तो हम जो प्रोटेक्टेड है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अवर इम्यूनिटी. ठीक है. अगर इम्यूनिटी ना होती तो हम ज्यादा बीमार होते. अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो ज्यादा गंदी चीजें भी खाते हैं और वो बीमार नहीं होते. क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. व्हाट इज मीन बाय इम्यूनिटी स्ट्रांग होना? इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का ये मतलब है ना बच्चे, कि बेसिकली वो जो बंदा है ना, उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ गई है, बॉडी की रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? कोई भी चीज है उसके खिलाफ खड़े हो जाना. जैसे अगर कोई बंदा है वो गलत बात करे और आप उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हो ना, वो जैसे आपने मूवीज में भी सुना होगा ना, कि अगर तुमने ऐसा ऐसा करना है ना, तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा. तो आपकी बॉडी में भी नेचुरल जो है एंटीबॉडीज हैं, आपकी बॉडी में नेचुरल प्रोटीन्स है, इस तरह की चीजें हैं ना, जो कि प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, कि भाई ये हमारा इलाका है, कोई अंदर आके तो दिखाए. तो अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अंदर जाने की कोशिश करता है ना, तो बॉडी में तीन तरह के डिफेंस सिस्टम्स है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट मीन सबसे पहला डिफेंस. अगर उससे भी कोई बच जाता है तो फिर होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. अगर सेकेंड से भी बच जाता है तो फिर आता है आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. ठीक है. वन बाय वन हम हर एक लेक्चर में हर एक लाइन ऑफ डिफेंस को स्टडी करेंगे. तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन. नाउ कमिंग टुवर्ड व्हाट इज इम्यूनिटी. तो बेसिकली इम्यूनिटी का मतलब क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक है, जो इन्फेक्शन काज कर रहा है, उसके अगेंस्ट जो आपकी बॉडी रेजिस्टेंस शो करती है ना, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी. अब इम्यूनिटी दो तरह की होती है. एक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है इननेट इम्यूनिटी. तो एडेप्टिव इम्यूनिटी वो है कि जो वक्त के साथ साथ आप उन बीमारियों को एक्सपोज होते हैं और फिर आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है. जैसे कोई बंदा है, वो एक बार एक्सपोज हो गया है कोविड को, तो दोबारा वो नहीं होगा, क्योंकि उस स्पेसिफिक स्ट्रेन के लिए, मलेरिया के उस स्पेसिफिक स्ट्रेन के लिए उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गए, मेमोरी बी सेल्स मौजूद है. ठीक है. तो वो दोबारा से उन पे इन्फेक्शन नहीं कर सकता. दूसरी है इननेट इम्यूनिटी, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ हमें मिलती है. ठीक है. जो कि फ्रॉम आवर मदर हमें मिलती है. तो फर्स्ट डेफिनेशन तो हमने ये पढ़ी कि द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी. यानी हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म. अब इसके अलावा आप दूसरी भी डेफिनेशन दे सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स की ये एबिलिटी कि वो रिजिस्ट करे पार्टिकुलर इन्फेक्शन को, किसी भी खास किस्म के इन्फेक्शन को वो रेजिस्ट करे, या फिर टॉक्सिन्स के एक्शन से बचाए खुद को एंटीबॉडीज के जरिए. अब कोई भी चीज जो कि बाहर से आ रही है ना, बाहर वाली है, जैसे हम कहते हैं ना मेहमान है या चोर है या डाकू है, इसी तरह हर वो चीज जो बॉडी के अंदर आ रही है बाहर से, हमारी बॉडी की नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एंटीजन. और एंटीजन के खिलाफ जो हमारी बॉडी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटीन बनाती है ना, उस प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडीज. ठीक है. या इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है हमारे, वो सारे के सारे मिल के हमें प्रोटेक्ट करते हैं. सो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट अ पार्टिकुलर इन्फेक्शन या टॉक्सिन. टॉक्सिन जो है ना, कोई भी जहरीला मादा, कोई भी टॉक्सिक चीज जो कोई बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकता है, नेचुरल टॉक्सिन्स हो सकते हैं. ठीक है. तो उनके एक्शन से जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है, सो दैट इज बेसिकली इम्यूनिटी. ठीक है. सो दैट वाज द बेसिक डेफिनेशन. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके.
जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इम्यूनिटी हमारी जो बॉडी प्रोवाइड करती है उसमें तीन मेजर टाइप के डिफेंस सिस्टम है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे हमारी स्किन है ना, हम कहते हैं कट लग जाए तो जल्दी से पायोडीन लगाओ, स्पिरिट लगाओ, कोई डिसइंफेक्टेंट लगाओ, पट्टी लगाओ, सनी प्लास्ट लगाओ। क्यों लगाओ भाई? ताकि कोई भी बैक्टीरिया आपके स्किन के बैरियर को क्रॉस करके आपकी बॉडी में जा ना सके। आपका जो स्किन है ना, दैट इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नॉट ओनली स्किन, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन्स इसमें आते हैं, आपके जो सीलियरी लेयर्स है वो इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला जो प्रोटेक्टिव मेजर है ना, आपके घर का बाहर वाला दरवाजा, तो सबसे आउटर मोस्ट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? आपका आउटसाइड डिफेंस सिस्टम है, जिसमें आपके पास फिजिकल और केमिकल बैरियर्स आते हैं। फिजिकल बैरियर्स में क्या है? जैसे स्किन वगैरह हो गया। केमिकल बैरियर्स में म्यूकस वगैरह हो गया। बाकी डिटेल में अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? जो कि रेडी होते और प्रिपेयर्ड होते ताकि आपकी बॉडी को डिफेंड करे फ्रॉम इन्फेक्शन। अब पैथोजेनिक क्या है? ये तो हम कई बार क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कि पैथोजेनिक आपके पास कोई भी डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? तो कोई भी पैथोजन जो है उसको पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करना होगा, तभी वो इन्फेक्शन काज करेगा। भाई फर्स्ट लाइन को ही नहीं, फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड को, फिर थर्ड को। तो सबसे पहले ना, अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई कोई भी डिजीज है, उसने आपके फर्स्ट लाइन को क्रॉस करना है। अब इस डिफेंस में क्या होता है? अगर ये डिफेंस ब्रेक हो गया तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। वो फिर आपकी बॉडी को बचाएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, इसको हम नॉन स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब इस बात का क्या मतलब? देखिए, स्पेसिफिक इम्यूनिटी से कहते हैं ना कि कोई भी बीमारी है, स्पेसिफिकली सिर्फ उसी के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। जैसे जुकाम है, जुकाम के अगेंस्ट इम्यूनिटी। कफ है, कफ के अगेंस्ट इम्यूनिटी। टीबी के अगेंस्ट इम्यूनिटी। मलेरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी। तो वो फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। लेकिन यहाँ पे बात आ गई भाई नॉन स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी की। तो नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब? कि मतलब कोई भी पैथोजन आएगा, इसका इससे कोई काम नहीं कि ये फंगस है, ये बैक्टीरिया है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये कौन सा पैथोजन है। इसने हर एक से आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने, जितने भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के मेन कंपोनेंट्स है, इसने आपको प्रोटेक्शन देनी ही देनी है। अब नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी का क्या मतलब? ऐसी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो कि बाय बर्थ आपकी बॉडी में मौजूद होती है, ठीक है? यानी जैसे ही आप पैदा होते हो, स्किन तो सबकी होती है, इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन्स तो सबके होते हैं, सीलिया सब में होते हैं, बॉडी हेयर सब में होते हैं, नेचुरल बायोटा सब में होता है, ठीक है? तो ये आपके पास क्या होता है कि मल्टी फेसेटेड सिस्टम है, यानी इसके बहुत मल्टीपल पार्ट हैं, डिफेंसेस हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिकली डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस को टारगेट करते हैं। अब इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया है मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस सिस्टम में, जिसमें तीन मेजर कैटेगरीज हैं। एक आपके पास आता है फिजिकल डिफेंस, सेकेंड वन आपके पास है केमिकल डिफेंस, एंड द थर्ड वन इज सॉरी, और इसके अलावा जो आपके पास है वो है सेलुलर डिफेंस, जिसमें आपके पास मैक्रोफेजेस, टी सेल्स और ये सब आते हैं, ठीक है? उसमें सेल्स फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। केमिकल डिफेंसेस में जैसे स्लाइवा में केमिकल है, पीएच हो गया। फिजिकल डिफेंसेस में जैसे स्किन हो गया। तो ये सब जो है ना इम्पोर्टेंट है। इन सब को आपने माइंड में रखना है कि कोई भी इनमें से एक पार्ट अकेले काम नहीं करता, बल्कि ये सारे के सारे मिलके एज अ टीम वर्क, जैसे मैं आपको कहती हूँ ना क्लास में कि सब ने ग्रुप में काम करना है, तो ये एज अ टीम सब काम करते हैं। इनमें से कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता। और अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो, फिजिकल में, केमिकल में, सेलुलर में, तो कोई काम होगा ही नहीं, ठीक है? पता नहीं ये स्लाइड क्यों फंस गई है, चेंज नहीं हो रही। ठीक है। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जो मेजर कंपोनेंट्स है वो तीन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। पहले है फिजिकल, सेकेंड वन इज केमिकल एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजिकल। फिजिकल में आपके पास क्या क्या आता है भाई? आपकी स्किन आती है, आपके नेजल हेयर, जो नाक के अंदर बाल होते हैं ना, आप लोग को तो बड़ा बुरा लगता है कि गंदे लग रहे हैं दिस एंड दैट, बट दैट इज बेसिकली फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है?
इसके अलावा आपकी जो आई लैशेज है, ये नहीं कि बस मस्कारा लगा लो और बड़े अच्छे लग रहे हो। बेसिकली आई लैशेज जो है ना, ये अल्लाह ने प्रोटेक्शन के लिए बनाया, ताकि आपकी आईलिड्स और आपके आई लैशेज आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करे, कोई पैथोजन, डस्ट पार्टिकल, कोई सॉलिड पार्टिकुलेट, कोई भी एंटीजन आपकी आंखों में ना जा सके। इसके अलावा जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, चाहे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में है, चाहे आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में, वो सारे के सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी फिजिकल बैरियर में आते। इसके अलावा म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, जिसमें आपके पास म्यूकस और सिलिया दोनों मिल के ना क्लियरेंस मैकेनिज्म करते हैं, जिससे जब आपको खांसी आती है ना, साथ में रेशा भी आता है। ठीक है, इसके अलावा यूरिनेशन, ज्यादातर माइक्रोब्स वगैरह जो है ना, वो यूरिन के साथ भी निकल के आ जाते हैं। इसके बाद आपका केमिकल डिफेंस आता है, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है। सबसे पहले लो पीएच, जब लो पीएच होगा तो जाहिर है चीजें एसिडिक होंगी, और एसिडिक इन्वायरमेंट में ज्यादातर पैथोजन सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जैसे आपका स्किन का पीएच है 5.5, सो दैट इज एसिडिक, और यहाँ पे ज्यादातर माइक्रोब्स की किलिंग हो जाएगी। इसके बाद आपके पास आता है गैस्ट्रिक एसिड, तो गैस्ट्रिक एसिड इज रियली रियली एसिडिक, 1 to 3 उसका पीएच। इसके बाद विजाइना, विजाइना जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को कहते हैं, वहां पर जो है ना, जिसे बर्थ केनाल भी कहते हैं, जहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो भी होता है, बर्थ भी होती है, तो वहां का पीएच 4.4 होता है, तो वहां बैक्टीरिया ज्यादा फिर इस वजह से ग्रो नहीं कर सकते। इसके अलावा केमिकल्स में आपके पास कुछ एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, जैसे आईजीए क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी है वो, साथ में सिबम। अब सिबम क्या चीज है? सिबम जो है आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में सॉरी, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयली से सिक्रेशन करते हैं। जब आप सुबह उठते हैं ना, आपके टेम्पल पे, नोज पे, चिन पे ऑयल आया होता है, बेसिकली दैट इज सिबम। अगर आप कुछ दिन शैम्पू नहीं करते और आपके स्कैल्प पे ऑयल आ जाते हैं, दैट इज बेसिकली सिबम, जो कि आपकी स्किन में सेबेशियस ग्लैंड है और वो स्टिकी सी सिक्रेशन को सिक्रेट करते हैं। उसके बाद आता है म्यूकस। तो म्यूकस आपकी जो है तो म्यूकस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जैसे आप रेशा कहते हो, वो क्लियर सा लिक्विड होता है, ठीक है, और वो भी प्रोटेक्शन करता है और वेरियस पैथोजन से, बैक्टीरियाज वगैरह से। उसके बाद है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ऐसा एंजाइम है जो कि मैक्रोफेजेस वगैरह में होता है, इस तरह से वो डिग्रेडेशन करता है, ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद है लेक्टोपर ऑक्सीडेजेस। लेक्टोपर ऑक्सीडेजेस आपके पास सलाइवा में, मिल्क में, डिफरेंट टाइप के बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद होता है। ये एक एंजाइम है जो कि पैथोजेंस की किलिंग करता है। इसके बाद है बीटा डिफेंसेंस। तो ये आपके पास जीन्स होते हैं स्पेसिफिकली, जो कि इम्यून सेल्स में, व्हाइट ब्लड सेल्स में मौजूद होते हैं और हेल्प करते हैं इन डिफेंस मैकेनिज्म। इसके बाद आपके पास आ जाता है पेप्सिन, आप सबका जाना पहचाना। तो पेप्सिन जो है तो डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसके साथ साथ अगर कुछ खा लिया गड़बड़, तो उसके अंदर अगर कोई पैथोजन है तो उसका इसने बेड़ा गर्क कर देना है। उसके बाद है बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में आपके पास आते हैं भाई माइक्रोबायोम। क्या है माइक्रोबायोम? माइक्रोबायोम में आपके पास जितने भी, हमने गट माइक्रोबायोटा पढ़ा था ना, जो आपकी नेचुरल बैक्टीरियाज अच्छे वाले आपकी बॉडी में रहते हैं, माउथ में रहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं, तो वो सब के सब ना मिल के फिर आपकी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म भी साथ साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कुछ फिजिकल बैरियर्स की इमेजेस दिखाई गई हैं, जैसे आई लैशेस हो गए, आपकी स्किन हो गई, आपके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर डिफरेंट म्यूकस सेल्स हैं, कफिंग मैकेनिज्म्स हो गए, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर हैं, स्किन के वेरियस लेयर्स दिखाए गए हैं। इसको वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पोर्शन है, दैट इज स्किन। तो स्किन जो है ना, हमारे पास इंपॉर्टेंट फिजिकल बैरियर है, ठीक है। इसकी 3 लेयर्स होती है। अब आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। एपी का मतलब ही है अबव, ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस से ऊपर। और फिर इसके नीचे जो दूसरी लेयर, उसे हम कहते हैं डर्मिस। एपिडर्मिस, डर्मिस के ऊपर, और उसके नीचे जो है वो क्या है, डर्मिस लेयर है। तो यहाँ पे 2 लेयर ऑफ स्किन आपको दिखाई गई है। इसके बाद जो तीसरी लेयर होती है ना, वो फिर है हाइपोडर्मिस। इपी जो डर्मिस से ऊपर है, डर्मिस जो फिर एपिडर्मिस के नीचे, और फिर डर्मिस के नीचे आपके पास है हाइपोडर्मिस। हाइपो वैसे जो नीचे होती है। और इसी डायग्राम में आपको यहाँ नजर आ रहा होगा माइक्रोबायोम्स। तो आपके स्किन के ऊपर माइक्रोबायोम, आपने सुना होगा ना कि बायोलॉजिकल फिल्म है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो आपके स्किन पे मौजूद हैं, जो कि बाकी बैक्टीरिया को नहीं आने दे रहे, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आपको बहुत से बैक्टीरिया से बचा लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट लेयर आप देख सकते हो, माइक्रोबायोम का बैरियर है, फिर फिजिकल बैरियर है आपके पास, उसमें एपिडर्मिस आता है, और डर्मिस के अंदर जो मैक्रोफेजेस, फिब्रोब्लास्ट, टी सेल्स, साइटोकाइंस, ये सब है ना, ये फिर इम्यून सेल्स हैं। अच्छा, सबसे पहले, अच्छा
थिन अपर लेयर जो है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो सेकंड आपके पास उससे जरा सी थिक लेयर है उसे हम कहते हैं डर्मिस, जिसमें हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं। जो आपके सर के बाल हो गए, जो आपके बॉडी पे हेयर होते हैं, तो उनके फॉलिकल्स भी जो है ना डर्मिस लेयर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड, जो पसीने के ग्लैंड्स होते हैं ना, वो भी डर्मिस के अंदर मौजूद है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि हेयर फॉलिकल किधर है, स्वेट ग्लैंड्स किधर है। इसके अलावा नर्व्स, अगर आपके बाल खींचे कोई आपको दर्द होता है ना, बिकॉज ऑफ नर्व्स होता है, तो वो नर्व्स जो है ना वो भी डर्मिस के लेयर में मौजूद है। इसके अलावा ब्लड वेजल्स भी डर्मिस के अंदर मौजूद है। अब जो डर्मिस के बाद लेयर है दैट इज हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो है वो डर्मिस के नीचे होती है, इसमें भी ब्लड होता है और lymph वेजल्स होते हैं। आपकी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड है, एक है ब्लड और दूसरा दूसरा जो फ्लूइड है दैट इज लिम्फ। तो लिम्फ और ब्लड दोनों हाइपोडर्मिस में मौजूद होते हैं। और लिम्फ का आपको पता होगा कि इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप पढ़ोगी भी इंशाल्लाह सर्कुलेशन चैप्टर में। अच्छा, अब है फंक्शन ऑफ स्किन एज अ फिजिकल बैरियर। ये जो स्किन है ना, ये माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करता है कि वो बॉडी में इंटर ना हो। अब सेकंड क्या करता है कि स्किन आपके पास ऑयल सिक्रीट करता है फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स, और स्वेट को भी सिक्रीट करता है स्वेट ग्लैंड से, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, माइक्रोब्स की किलिंग कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो स्किन है आपके पास एज अ फिजिकल बैरियर काम करता है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। कॉन्टिन्यूसली आपने देखा होगा ना, हम कहते हैं डेड स्किन है इसकी, आप स्क्रबिंग कर लो, डेड स्किन को रिमूव कर लो। तो वो बेसिकली क्या होता है, आपकी स्किन पे छोटे छोटे से स्किन के पैचेस होते हैं ना जो अलग हो रहे होते हैं आफ्टर सम टाइम। तो ये क्या हो रहा होता है कि आपकी ओल्ड स्किन को न्यू स्किन स्किन रिप्लेस कर रही होती है। डेड स्किन सेल्स रिमूव होते हैं और न्यू नीचे से बन के आ जाते हैं। तो उस डेड स्किन के साथ भी काफी बैक्टीरियाज की वो कम्युनिटी जो है रिमूव हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इट इज वेरी, बच्चे को चोट लगी है, तो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक हो गया है तो फिर यहाँ से पैथोजन एंट्री कर सकते हैं विद इन द बॉडी। अच्छा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो पास करें स्किन को नॉर्मली। तो बहुत से इन्फेक्शन से हम इसीलिए बच जाते हैं कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन मौजूद होता है। लेकिन अगर हमें वूंड्स लग जाते हैं यानी जख्म लग जाता है, तो फिर पैथोजन के लिए आसान हो जाता है कि वो स्किन की ब्रोकन लेयर से अंदर जा सके। इसलिए कहते हैं कि जल्दी से डिसइंफेक्टेंट लगा लें और पट्टी वगैरह कर ले जब आपको लग जाए। रोड पे वैसे भी लग जाए तो आपको फिर टीटी की इंजेक्शन लगानी चाहिए, क्योंकि क्लस्ट्रेडियम टेटानी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। उससे विद इन 72 आवर्स डेथ हो जाती है। तो वो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, टॉक्सिन्स को सिक्रीट करता है। तो केयर करनी चाहिए कि आपके फर्स्ट लाइन का डिफेंस ब्रेक ना हो, यानी स्किन अगर ब्रेक हो गई तो बैक्टीरिया के लिए रास्ता खुल गया, वो फिर आपके सर्कुलेशन में शामिल हो सकते हैं। अच्छा। अब स्नॉट क्या चीज है? स्नॉट आपके पास म्यूकस का ही एक फॉर्म है। ये एक स्लाइमी सी यानी स्टिकी सी सिक्रीशन होती है जिसको डिफरेंट टाइप के म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट करते हैं। आपकी जितनी एक्सटर्नल बॉडी कैविटीज है ना जो एक्सपोज होती हैं बॉडी में, जैसे आपके नॉस्ट्रल्स हो गए, एक्सटर्नल बॉडी कैविटीज है ना एक्सपोज्ड है, तो वहां पे सिक्रीट हो रहा है स्नोट, ताकि आपकी बॉडी को प्रिवेंट करे फ्रॉम पैथोजिन। ठीक है। अब म्यूकस का क्या काम होता है कि वो लुब्रिकेशन देता है। लुब्रिकेशन का मतलब है कि फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है, उस जगह को ऑयली रखता है और प्रोटेक्ट करता है इन पार्ट्स ऑफ बॉडी को। ठीक है। तो स्नॉट और ये जो म्यूकस है ये दोनों है तो तकरीबन एक जैसे ही, लेकिन स्नॉट बेसिकली म्यूकस का एक टाइप है। ठीक है। स्नॉट एक्चुअली आपके पास एक अच्छी चीज है और ये फाइट करने में आपको हेल्प करता है, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, एज अ डिफेंस वेपन यूज होता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इसके बाद नेजल हेयर, जो आपके नाक में बाल है ना उसकी बात है आ गई है। ये बेसिकली ट्रैप करते हैं माइक्रोब्स को, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स हैं नेजल हेयर्स क्या करते हैं, पहले इसको पकड़ लेते हैं और फिर इसको म्यूकस के पास ले जाते हैं। तो फिर वो जो अक्सर गंदे बच्चे होते हैं ना, नाक साफ नहीं करते, हो कहते हैं, इसकी माँ को कहते हैं कि नाक साफ करो, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो गंद बनता किधर से है नाक में, वो बनता इधर से कि वो बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और उसको सिलिया ने कवर किए होते हैं। जो नेजल हेयर होते हैं सिसिलिया कहते हैं। तो ये इसको पकड़ते हैं और इसको फिर म्यूकस के साथ शामिल करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल हेयर में ट्रैप हो जाते हैं, फिर उसको रिमूव किया जाता है। इसके अलावा आपके पास आई लैशेज हैं, तो आई लैशेज जो है ये प्रिवेंट करते हैं कि माइक्रोब्स और डस्ट वगैरह आपकी आंखों में ना जाए। इसके बाद यूरिनेशन, जब आप यूरिन करते हो ना उसके साथ भी काफी ज्यादा माइक्रोब्स आपकी यूरिथ्रा से निकल के आ जाते हैं। अब यूरिथ्रा वो वाली पाइप है ना जो यूरानरी ब्लैडर से यूरिन को लेके आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में।
में। ठीक है। इसके बाद है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं नोज में भी, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी, और आपका जो यूरानरी ट्रैक है उसमें भी। ठीक है। अब हमारे पास फिजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं फिजिकल बैरियर्स के साथ, जो कि फोर्सफुली एक्सपेल करते हैं आपकी बॉडी से ऑर्गेनिज्म को। यानी एक तो फिजिकल बैरियर्स हैं, साथ साथ में कुछ फिजिकल रिस्पॉन्सेज भी है। जैसे आपको अक्सर खांसी लग जाती है, तो जब आप खांसते हो ना, तो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो जरासीम चले गए वो खांसी के साथ बाहर आ जाते हैं। जब आप स्नीजिंग करते हो, आपको जो स्नीजिंग होती है वो भी इसलिए कि आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो बैक्टीरिया चले गए हैं वो बाहर आ जाए। इसके अलावा डायरिया जो आपको होता है, पेट खराब हो जाता है, तो वो भी इसलिए कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई बैक्टीरिया, बॉडी में कोई बैक्टीरिया चला गया, तो वो आपके अन डाइजेस्टेड फूड के साथ बाहर निकला है। इसके अलावा आप वोमिट भी करते हो तो उसमें भी बहुत से पैथोजेंस और माइक्रोब्स वगैरह बाहर आ जाते हैं। अच्छा, अब आपको केमिकल्स बताए गए हैं कि केमिकल बैरियर्स कौन कौन से। आपके स्किन का सिबम, जिसको अभी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ कि सिबम क्या चीज होता है। इसके अलावा म्यूकस, इसके अलावा लो पीएच जैसे स्किन का गैस्ट्रिक एसिड, और इसके अलावा विजाइना का पीएच। इसके अलावा बीटा डिफेंसिन जो कि एपिथेलियल सेल्स उसको रिलीज करते हैं, तो वो भी आपको प्रिवेंशन देता है। इसके अलावा पेप्सिन, जिसको गैस्ट्रिक म्यूकोसल डिफेंस वाले सेल्स सिक्रिएट करते हैं। पेप्सिन जो है ना आपके गैस्ट्रिक म्यूकस सेल्स जो है ना उधर से सिक्रिएट होता है। और इसके बाद क्या है। अच्छा, केमिकल बैरियर्स जो है ना आपके पास इननेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है। केमिकल बैरियर क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं पैथोजेंस की एंट्री को बॉडी की ओपनिंग्स में और इनर बॉडी सर्फेसिस में। मिसाल के तौर पे जो आपके पास केमिकल बैरियर्स, उसमें स्वेट है, पसीना आ गया। ब्रेस्ट मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क भी जो है तो वो केमिकल बैरियर है, उसमें भी एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि बेबीज को जो है मदर मिल्क देना चाहिए इंस्टेड ऑफ बॉटल फीडिंग। म्यूकस है, इसके अलावा स्लाइवा है, टेयर है, सेमेन हो गया। ठीक है। म्यूकस जो बिल्कुल क्लियर स्टिकी सिक्रीशन होती है। स्लाइवा जो आपके माउथ में वाटरी सिक्रीशन आती है उसे कहते हैं। टेयर्स आप सब जानते हैं, बड़े इमोशनल लोग हो। और इसके अलावा सेमेन जो है तो वो मेल का जो फ्लूइड है, जब वो एक्साइट हो जाता है, जब रिलीज होता है, जिसमें स्पर्म मौजूद होते हैं, तो उसे सेमेन कहते हैं। अच्छा, वेजाइनल सिक्रीशन आपके पास एसिडिक होती है नेचर में, तो पैथोजेंस को अंदर जाने नहीं देती। वेजाइना मींस बर्थ कैनाल, इससे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद है स्वेट ग्लैंड्स। अच्छा, स्वेट ग्लैंड्स जो है वो क्या करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। और स्वेट की कंपोजिशन की अगर हम बात करें, उसमें क्या होता है, उसमें वाटर्स होते हैं, उसमें सॉल्ट होता है और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, जो कि डिसॉल्व करते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन को। और आपको पता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन किधर होता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है। तो इस तरह से वो बैक्टीरिया के सेल को किल कर देता है और डैमेज कर देता है। कुछ बैक्टीरिया जो है तो वो सेलाइन एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, तो वो फिर सक्सेसफुल सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं स्किन पे। ठीक है, नुकसान नहीं देते, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद सिबम की बात करें, तो सिबम आपके पास ऑयली सिक्रीशन होती है, जिसको सेबेशियस ग्लैंड्स करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो है अबंडेंटली आपके पास मौजूद होते हैं स्किन पे, जो फेस पे आपकी स्किन है उसमें मौजूद होते हैं, और जो आपके एक्सटर्नल एयर है ना यहाँ पे मौजूद होते हैं। सिबम जो है तो आपके पास स्टिकी होता है नेचर में, और इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है, इसमें फैटी एसिड भी होता है। इसका पीएच 3 से 5 तक होता है। और ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोग्राम नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर इसको आप ठीक से नोट कर ले, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। सिबम में आपके पास लाइसोजाइम एंजाइम होता है। आपको लाइसोसोम का फंक्शन तो याद ही होगा फर्स्ट चैप्टर से। तो इसी तरह से उसका जो लाइसोजाइम एंजाइम है ना, बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल के पेप्टिडोग्लाइकेन को डिसॉल्व कर देता है। उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता कि पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, तो ये बैक्टीरिया के सेल वॉल में, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल में बेसिकली आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्रिवेंट करता है। ठीक है, और बैक्टीरिया की तबाही कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टीयर्स की। इमोशनल लड़कियां हो, आपको तो बहुत पता होगा टीयर्स के बारे में। अच्छा, जो टेयर्स है ना, आंसू को इतना लाइट नहीं लेना, ये बेसिकली इसके पीछे भी पूरी बायोलॉजी है। आपकी आईज में होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, तो लैक्रिमल ग्लैंड्स बनाते हैं आंसू, और फिर इधर से आपके जो आंखों में छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होंगी, अगर आपने ऑब्जर्व किया, उनको कहते हैं लैक्रिमल
पंक्टा वहां से निकलते हैं। यहाँ पे लैक्रिमल डक्ट्स होते हैं, जिधर से लैक्रिमल ग्लैंड से आके तो इधर तक पहुंचे और फिर आप लोग रोती हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लैक्रिमल सैक है, जहाँ पे एक लैक्रिमल ग्लैंड में बना और लैक्रिमल सैक में स्टोर हुआ। और ये नेजो लैक्रिमल डक्ट है, जहाँ से जब आप रोती हैं ना तो फिर टिश्यू बॉक्स भी खाली कर लेती हैं साथ में। तो आपके नोज भी रोती है और आपकी आंखें भी रो रही होती हैं। तो ये नेजो का मतलब है कि यहाँ पे नोज और आइज के उसका कनेक्शन है। अच्छा, टीयर्स, टीयर्स जो है ना आपके पास लैक्रिमल ग्लैंड्स उसको प्रोड्यूस करता है। इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो कि इजीली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं बैक्टीरिया को और हमें उनसे ज्यादातर बैक्टीरिया से बचाते हैं। ठीक है। ये हमारे पास बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है और आइस को एंटीजेंस की इन्वेजन से बचाते हैं। एंटीजन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ जो बाहर से आएगी बॉडी में, सो दैट इज एंटीजन। अच्छा, अब है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब आप लोगों को तो बड़े पसंद है चाट गोलगप्पे, ये चीजें, चिप्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, शवरमे खाओ। तो उससे भी तो डिफेंस होना चाहिए ना, आपने तो खा लिया, अल्लाह ने तो बचाना है। तो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक, बेसिकली बकल कैविटी किसे कहते हैं, मुंह को कहते हैं। ठीक है। तो बकल कैविटी या जिसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, वहां पे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में आप लोग डिस्कस कर चुके हो। तो सिलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते सलाइवा को, और उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेता है, उसके सेल वॉल के पेप्टिडोग्लाइकेन को। और उसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल माइक्रोब्स है वो किल हो जाते हैं अप टू ग्रेट एक्सटेंट। न्यूट्रिशनल माइक्रोब्स का वर्ड यहाँ क्यों यूज किया गया है कि मतलब आपके पास ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि खाने में मौजूद होते हैं। अच्छा, स्टमक का जो HCl है उसका पीएच आपके पास काफी जो है तो लो होता है, हाईली एसिडिक होता है। ठीक है। तो एनवायरनमेंट आपके पास बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होती है। जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है आपको माइक्रोब से प्रोटेक्ट करता है और ज्यादातर पैथोजेंस को बॉडी के अंदर आने नहीं देता। जितने भी हम डेली फूड मटेरियल को खाते हैं ना, तो उसमें से जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उसको स्टमक का HCl किल कर देता है। ये आप लोग ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। अच्छा, अब ये जो एसिडिटी होती है ना स्टमक की, ये एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बना लेती है। तो जो हमारे गट के फ्रेंडली माइक्रोफ्लोरा, जो गट माइक्रोबायोटा होते हैं ना, तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चाहे आपके पास पीएच कम भी हो जाए तो उधर उन वो जो है तो वो उनके साथ मिलके ये फिर अल्केलाइन एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देता है। अच्छा, अब आप देख सकते हो सीलिया और म्यूकस किस तरह से मिलके पैथोजेंस को आपके सांस की नाली जिसे आप कहते हो ना, ट्रैकिया वाइंड पाइप, उधर नहीं जाने देते। अच्छा, इसके बाद नोज एंड नेजल कैविटी की बात करें तो इसलिए कहते हैं सांस ज्यादातर हमेशा नाक से लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी नोज में प्रिवेंशन के लिए मैकेनिज्म है, मुंह में नहीं है। अच्छा, माउथ में भी है अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन एक्सटर्नल जो सॉलिड पार्टिकुलेट्स होते हैं ना उससे मेनली आपकी नोज बचाती है। अच्छा, मेन फंक्शन जो है ना नोज का और नेजल कैविटी का है कि आप जो भी सांस लेते हो ना उसको लंग्स में पहुंचने से पहले इसने फिल्टर करना है। ये फिल्ट्रेशन क्या होती है कि जो डेंजरस पार्टिकल्स है, चाहे वो कोई सॉलिड है या कोई बैक्टीरिया वायरस या पॉलिन्स है, तो वो आपके लंग्स में एंटर होके वहां डैमेज ना काज कर सके। आपके जो सिस्टम है रिस्पायरेटरी, उसमें छोटे छोटे से हेयर है जिसे हम सीलिया कहते हैं, उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि पूरी नोज के अंदर मौजूद है, वो इन पार्टिकल्स को पकड़ते हैं और अंदर नहीं जाने देते। ठीक है। अब ये जो सीलिया है ये कैपेबल है कि स्मॉल पार्टिकल्स ये मूवमेंट कर सकता है, और म्यूकस की मूवमेंट भी होती है और इसके साथ सीलिया की मूवमेंट भी होती है आपके जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है इसमें। अच्छा, जैसे एयर पास होता है नेजल कैविटी से तो वो मॉइस्चर हो जाता है म्यूकस की वजह से। म्यूकस आपकी बॉडी में ड्राई एयर को जाने नहीं देता। अगर एयर ड्राई हो जाएगी तो अंदर जितनी कैपिलरीज है वो रप्चर हो जाएंगी ड्राइनेस की वजह से। तो नेजल कैविटी में जो एयर जाती है उसको म्यूकस मॉइस्चराइज करता है और सिलिया की हेल्प से जो है तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कैप्चर हो जाते हैं तो अंदर नहीं जा सकते। 1 मिनट, ये स्लाइड चेंज नहीं हो रही।
अच्छा, इसके बाद आपके पास आते हैं ट्रैकिया एंड ब्रोंकस। अब जो आपका वाइंड पाइप था ना, ट्रैकिया, वो और साथ में ब्रोंकस, जो ट्रैकिया से दो छोटे छोटे पाइप्स, यानी एक ट्रैकिया वो दो में डिवाइड हो जाता है ना, तब हम उसे ब्रोंकस कहते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक में आपके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है, गॉबलेट सेल्स भी मौजूद होते हैं जो कि आपके पास म्यूकस वगैरह की सिक्रीशन करते हैं। इसके अलावा सिलिया होते हैं और कैपिलरीज होती हैं जो कि बिल्कुल ऐसा फंक्शन परफॉर्म करती है आपकी नेजल कैविटी में कि उसको मॉइस्ट भी रखती है, बैक्टीरियाज वगैरह से भी बचाती है, ठीक है। ये जो कैपिलरीज है ना, इसमें ब्लड गुजरता है तो ब्लड टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। सिलिया डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ता है, गॉबलेट सेल म्यूकस को सिक्रिएट करता है, म्यूकस मॉइस्ट रखता है एयर को, ठीक है। तो सिलिया और ब्रोंकाई जो है, ट्रैकिया जो है, ये अपवर्ड मूव करते हैं म्यूकस के साथ, पैथोजन स्टिक हो जाते हैं और फिर एक्सपेल हो जाते हैं बॉडी से आउटसाइड, ठीक है। और जो फूड पार्टिकल है वो अगर ट्रैकिया में फंस जाते हैं इंजेक्शन के दौरान, तो फिर उसकी वजह से ट्रैकिया ट्रैकिया में इरिटेशन होती है, फिर आप लोग स्नीजिंग करते हो, कफिंग करते हो, और वो जो चीज़ आपकी सांस की नाली में फंसी होती है ट्रैकिया में, वो बाहर निकल आती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो गॉबलेट सेल्स यहाँ दिखाए गए हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये सीलियरी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, ये सीलिया है, इसके ऊपर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसल सेल्स, और नीचे इसके कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब नेचुरल फ्लोरा आपके पास वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी में, और इंसानों की और एनिमल्स दोनों की बॉडी में रहते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी आपके पास स्टेराइल नहीं है, इसमें बहुत से बैक्टीरिया की कॉलोनीज मौजूद है जिसके साथ ही हम पैदा हुए हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी भी इनसे कवर है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर 100 ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है जो हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है। ये आप लोग प्रोक्रियोट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ये हेल्प करता है आपको कि प्रिवेंट करे बाकी जो बाहर वाले खतरनाक बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में ना आ सके, ठीक है। तो इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं। नॉर्मल फ्लोरा जो है ये कॉलोनाइज करता है आपकी बॉडी की डिफरेंट लेयर्स में, लाइनिंग्स जिसको हम कहते हैं, और इसकी वजह से जो बाकी बैक्टीरिया है उनके लिए अटैचमेंट साइट्स को कम कर देता है। और इसका मतलब है कि हार्मफुल बैक्टीरियाज जो है ना वो फिर इसके साथ कंपटीशन करते हैं, तो ये उनके साथ कंपटीशन करते हैं और उनको अंदर नहीं आने देता आपकी बॉडी में, क्योंकि न्यूट्रंट्स इतने ही होते हैं जिनको ये खा लेते हैं, फिर उनके लिए न्यूट्रंट्स अवेलेबल ही नहीं होते।